सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम। द स्पेशल रिपोर्ट विद मुदस्सर इकबाल के साथ हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, कुछ ही देर पहले अभी कौमी असम्बली के इजलास में खिताब करते हुए ख्वाजा आसिफ साहब और जवाब देते हुए मुराद सईद साहब आपने अपनी टेलीविज़न स्क्रीन पर देखे। बहुत सी बातें थी जिसमें फ़ाटा के मामलात भी थे, जिसमें साथ ही साथ पाकिस्तान की माशी सूरत हाल के हवाले से तनकीद भी थी और उससे बढ़कर नैब के हवाले से भी कुछ मामलात हो रहे थे। हम आगाज़ करते हैं नैब के उन मामलात के हवाले से जिस पर इस वक्त सख्ती भी है और तनकीद भी है और इस वक्त नैब अपने काम की तरफ आगे भी बढ़ रहा है। नैब के हवाले से कहा जा रहा है कि प्रोपेगेंडा भी हो रहा है, कुछ काबिल एतराज़ किस्म की चीज़ें भी सामने आई थी जिसकी तरदीद भी नैब ने कर दी है चेयरमैन नैब के हवाले से। उसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी कि जो हुकूमत में जमात है वो एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी भी कर रहे थे। अब मामला आगे बढ़ने चाहिए और इनके फ्रेंसिक होने चाहिए। क्या इन पर कोई तहकीकाती कमेटी बननी चाहिए, क्या होना चाहिए? क्योंकि एक इतने बड़े इदारे के हवाले से चीज़ों का क्लियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बड़े बड़े नाम हैं जो इस वक्त नैब के केसेस में मुलव्वस हैं, जिनके खिलाफ इस वक्त तहकीक हो रही है, कार्रवाई हो रही है, रेफरेंस दाखिल हो गए हैं और कुछ के मुकदमात भी चल रहे हैं। तो आज ख्वाजा आसिफ साहब ने बहरहाल बात करते हुए ये बात की कि हमारी यानी कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ये नाकामी है कि वो नैब कवानीन में तरामीम नहीं कर सके हैं। लेकिन अब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नैब में कवानीन में तरामीम करना चाहती है वो अपने कुछ लोगों को बचाना चाहती है। तो नैब के मामलात के हवाले से इस वक्त खासी पेचीदगी और सवाल उठ रहे हैं। हम बात करेंगे, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान के सीनियर रहनुमा है निसार खोड़ो साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध के सदर भी है। बहुत शुक्रिया खोड़ो साहब आपके वक्त का। नैब कवानीन के मामलात हैं, बहरहाल वो आपके दौर में भी नहीं हो पाए, होने चाहिए थे या नहीं होने चाहिए थे, डिबेट हो रही है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दौर में भी नहीं हो पाए। लेकिन नैब में इस वक्त जो एक तरफ पैरेलल केसेस चल रहे हैं, दूसरी तरफ जो नैब में पिछले दिनों में चेयरमैन नैब साहब के हवाले से कुछ चीज़ें सामने आई हैं, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, आप समझते हैं कि इसके पीछे जो आप इल्ज़ाम हो रहा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से कि हुकूमत इसके पीछे हो सकती है, उसको फ़ायदा हो सकता है, तो तहकीक नहीं होनी चाहिए सारे अमल की? जनाब आली, बिल्कुल तहकीक होनी चाहिए। नैब को हम आज़ाद इदारा समझते थे। ये कहना कि जी ये जो वीडियो है या ऑडियो है ये सब झूठ है, अपनी जगह पे तरदीद की जा सकती है। लेकिन कौम तो नैब चेयरमैन से ये वजाहत मांग रही थी कि उन्होंने जो पहले किसी जर्नलिस्ट के साथ बैठ के जो इंटरव्यू दिया और उस पर आर्टिकल लिखा गया, उसकी वजाहत चेयरमैन साहब ने क्यों नहीं दी कि जिसमें उसने कहा था कि परवेज़ खट्टक, आसिफ अली जरदारी, एक दो और ये इनके ज़मानतें ख़त्म हो जाएंगी, ये जेल जाएंगे। फिर दूसरे दिन अखबार में ख़बर लगी कि जी हुकूमत के इत्तेहादियों के मेरे पास केस पड़े हैं, अगर मैं उनको खोलूँगा तो हुकूमत 10 मिनट में ख़त्म हो जाएगी। ये कौम तो उनसे मुतालबा कर रही थी कि वो उन्होंने इंकशाफात कैसे किए, उन्होंने इस तरह की स्टेटमेंट क्यों दी। अब जबकि हुकूमत के इत्तेहादियों की तरफ इशारा है, फिर सुना है कि ये एक न्यूज़ 1 चैनल है जी। अब न्यूज़ 1 चैनल से ये ऑडियो टेप भी चली, वीडियो टेप भी चली। अब न्यूज़ 1 के जो मालिक हैं वो इमरान खान साहब के स्पेशल असिस्टेंट हैं। अब ये न्यूज़ 1 क्लेम कर रही है कि दिस इज़ एक्सक्लूसिव और हम कायम हैं अपनी बात पर, जो हुआ था उस पर हम पूरी तरह से खड़े हैं। सही। अब ये फिर तो सीधी सादी बात है ना कि सीधा सीधा जाएगा उनके ऊपर कि जी क्योंकि उन्होंने हुकूमत से ताल्लुक़ रखने के वाले 2-4 लोगों का नाम ले लिया, जिसका मतलब परवेज़ साहब का हो, अलीमा खान साहबा को, वाडा का हो, किसी और का हो, अगर उनके नाम ले लिए फिर उसके बाद उनके ऊपर ये वीडियो टेप चला के उसको डिस्क्रेडिट करने की कोशिश की गई है। जो ऑडियो चला है वो सब उसको क्वेश्चनेबल करने में कामयाब भी हुआ है।
तो फिर ये हुकूमत से ताल्लुक़ रखने वाले किसी बंदे ने ऐसे क्यों किया? क्या किसको वो अंडर मतलब डोमिनेट करना चाहते थे, उसको थ्रेट करना चाहते थे, उसको ब्लैकमेल करना चाहते थे? हकीकत अगर है तो फिर वो सीधी बात है कि जी ये मॉरल ग्राउंड है, मॉरल टर्पिट्यूड पे फिर कार्रवाई होनी चाहिए। अगर ये वाकईतन ये हकीकत है तो अगर ये हकीकत है तो मॉरल टर्पिट्यूड आता है। मॉरल टर्पिट्यूड अगर सियासतदानों पे आता है तो किसी और इदारे पर भी आता है, किसी चीफ पर भी आ सकता है, तो किसी काम करने वाले पर भी आ सकता है। ठीक। मैं तो सिर्फ ये पूछता हूँ कि पहला इंटरव्यू देने की जरूरत क्या थी? उन्होंने ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट दी या जानबूझकर इंकशाफात किए, या क्या मतलब था कि उन्होंने इस तरह से कह दिया कि जब केसेस कोर्ट में चल रहे हों, जब उनकी जमानतें हुई हों, तो फिर इदारा बैठ के ये पेशन गोई करे कि ये जेल जाएंगे फिर ये जाएंगे, तो फिर इनमें और फवाद चौधरी में क्या फ़र्क रहा? फवाद चौधरी या दूसरे वज़रा जो बातें करते रहते थे वो भी तो इसी तरह से कहते ना कि फलां जेल जाएगा, फलां जेल जाएगा, फलां जेल जाएगा, और कुछ बात करने आती नहीं थी। अगर नैब के चेयरमैन भी ये कहना शुरू कर दे तो फिर मैं तो कहूँगा ना कि फिर इदारे पर वो क्रेडिबिलिटी का सवाल हो जाता है। बिल्कुल सही। और फिर क्रेडिबिलिटी अगर नहीं रहती तो फिर उसके फैसलों पर भी क्रेडिबिलिटी। अच्छा, खोड़ साहब सनाउल्लाह साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है, पाकिस्तान मुस्लिम नून पंजाब के सदर हैं, सीनियर रहनुमा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का भी। राना साहब, इस वक्त नैब के हवाले से बहुत ज़्यादा सवाल उठाए जा रहे हैं। दो तरह के मौक़िफ़ आ गए थे। मलिक मोहम्मद अहमद साहब कुछ और बात कर रहे थे नैब के हवाले से, लेकिन मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने उसकी तरदीद भी कर दी। ऑफिशियल वही बात है जो मरियम औरंगज़ेब साहिबा कह रही हैं, और जो इस वक्त नैब के मामलात हो रहे हैं नैब के अंदर से, और जो चीज़ें हो रही हैं। आज ख्वाजा आसिफ साहब ने भी आपके साथ ही बैठे हुए बात कर रहे थे कि हमारी भी कमज़ोरी है, हमारी भी नाकामी है, पीपल्स पार्टी की भी नाकामी है कि तरमीम नहीं कर पाए हैं। इस वक्त नैब के हवाले से मुस्लिम नून का मौक़िफ़ क्या है? देखिए, नैब के हवाले से जो हमारा मौक़िफ़ है, पार्टी मौक़िफ़, वो मियां शहबाज शरीफ साहब ने पहले दिन जो बयान दिया वो पार्टी प्रेसिडेंट है, वही बयानिया है। उसके बाद कोई और बात करे, मैं करूं, वो पार्टी बयानिया नहीं हो सकता, वो मेरी राय हो सकती है। उसके बाद फिर उसकी वजाहत जो है वो मरियम औरंगज़ेब साहब ने की, वो पार्टी की इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं, सही, उन्होंने उस बात की तौसीह की। उसके बाद आज जो हाउस में बात हुई है वो पार्लियामानी लीडर हैं ख्वाजा आसिफ साहब, तो उनका एक लफ्ज़ जो है वो पार्टी पॉलिसी है और पार्टी से हट के नहीं है। तो यही पार्टी पॉलिसी है कि हम किसी की भी ज़ाती ज़िंदगी जो है उसको में जाने को जो है वो मुनासिब नहीं समझते, लेकिन चेयरमैन नैब की ज़ाती ज़िंदगी में जाया गया है। और इस वक्त मीडिया और उसके बाद सोशल मीडिया ने जिस किस्म का माहौल बना दिया है, तो उनकी मॉरल अथॉरिटी जो है वो बड़ी बुरी तरह से डैमेज हुई है, और वो काम रुकने को नहीं आ रहा। रोज़ कोई ना कोई जो है वो मवाद जो है वो सामने आ जाता है। तो इस तरह से तो ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा उनके लिए। तो ये जो मुहिम जुई हुई है उनके खिलाफ, उसके मुहर्रकात क्या थे, उसकी वजूहत क्या थी, ये बहरहाल कोई इंक्वायरी कमेटी या जुडिशल कमीशन ही कर सकता है। हमने तो यही सजेस्ट किया है कि पार्लियामेंट एक सॉवरन अदारा है, तो उसी के ऊपर एतमाद जो है वो किया जाना चाहिए, क्योंकि जुडिशरी बाज़ औक़ात इस पॉइंट ऑफ व्यू की होती है, और ख़ासतौर पर जो हमारे मौजूदा चीफ जस्टिस हैं, यदि हर काम को जो है वो हमारी तरफ ना जो है वो धकेला जाए। तो इसलिए हमारा तो ये मौक़िफ़ है, और बाकी वो हमारी राय है, यानी वो हमारा एक पॉइंट ऑफ व्यू है कि हमें ये लगता है प्रेमाफशाई कि इस मुहिम जोई में वज़ीर आज़म हाउस मुलव्वस है, वज़ीर आज़म ज़ाती तौर पर खुद मुलव्वस है, क्योंकि जो बंदे सामने किरदार नजर आ रहे हैं उनका वज़ीर आज़म से बड़ा ताल्लुक है। लेकिन बहरहाल वो साबित इंक्वायरी नहीं होगा, वो हम इंक्वायरी के साबित होने से पहले कोई जो है वो रिजल्ट के ऊपर जंप नहीं करते। सही, बिल्कुल ठीक है। राना साहब हमारे साथ ही रहेगा। थोड़ा सा मैं आपसे बात करता हूँ, राजा रियाज अहमद साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा है। राजा साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का भी। इस वक्त नैब जो है वो बड़े बड़े केसेस हैं उनके पास, चाहे वो हुकूमत के लोग हों, चाहे पीपल्स पार्टी हो, चाहे वो पाकिस्तान मुस्लिम नून के लोग हों। तो इस वक्त जो चीज़ें मैस क्रिएट हो गया है, आप नहीं समझते ये इंक्वायरीज़ के, मुकदमात के, इनके ऊपर असर कहीं ना कहीं होगा? देखिए जी, चेयरमैन नैब ने बड़े वाज़ेह अल्फाज में इस बात का इज़हार किया है कि वो किसी से खौफज़दा नहीं होंगे और किसी दबाव में नहीं आएंगे। जिस तरह जिसने जो करना है वो करे, मैं अपना काम जारी रखूंगा।
तो इसके बाद मेरा ख्याल है जो खदशात का इज़हार आप कर रहे हैं, इन चेयरमैन नैब के सामने इस तरह के खदशात नहीं है और वो अपना काम जारी रखे हुए हैं और उनके एक वाज़ेह स्टेटमेंट इस बारे में आ चुकी है। इंशाअल्लाह ताला इंसाफ के तकाजे पूरे होंगे और किसी को ना ब्लैकमेल किया जाएगा, ना होने दिया जाएगा और वाज़ेह पॉलिसी है इमरान खान साहब की, पाकिस्तान तरीके इंसाफ की, कि हर किसी को इंसाफ मिले और किसी के साथ ज्यादती ना हो। ये हमारा पहले दिन से एजेंडा है। जिन्होंने लूटा है उनको पकड़ा जाना है, हर सूरत पकड़ा जाना है। जिन्होंने खाया है उनके पेट से गाजरें निकालनी है। तो इसमें कोई दूसरी पॉलिसी नहीं, कोई हवाम नहीं है। हमें हमारे लाइन बिल्कुल क्लियर है और उसी पे अमल हो रहा है। सही। अच्छा राय साहब हमारे साथ रहे। खोड़ साहब, इस वक्त जरदारी साहब के हवाले से बहुत ज़्यादा बात हो रही, इंटरव्यू के अंदर भी कुछ ऐसी चीज़ें थी जो एक कॉलमिस्ट एक सहाफ़ी के साथ था कि ईद के बाद जरदारी साहब के लिए मुश्किल हो सकती है, हो सकता है उनकी गिरफ्तारी के मामलात भी वो भी हो जाएं। तो आपको लग रहा है कि इस वक्त वो जो नैब गठजोड़ की बार बार आप भी बात करते हैं या मुस्लिम लीग नून भी बात करती है, वो अब बहुत दूर है कि वो गठजोड़ तो अब नहीं है, मुकदमात हैं, वो तो नैब की सूरत में ही आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, हम कब तक ये बोलते रहेंगे? खुद ही मैंने सवाल किया, उसका जवाब अभी तक आया नहीं जी। किसी ने पूछा नहीं कि वो इंटरव्यू क्यों दिया गया था। केसेस कोर्ट में चल रहे हैं, वहां बेल है, फिर उसके ऊपर रायजनी क्यों हो रही है? ये जो हुकूमत से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं उनको रायजनी देने की क्या जरूरत है? अगर कोर्ट के ऊपर है तो कोर्ट के ऊपर है ना, कोर्ट को जाने दो, करने दो, कुछ करता है। अगर किसी की जमानत कैंसिल करता है तो कोर्ट करेगा ना। इसके किसी के कहने पर क्यों हो, किसी नैब के चेयरमैन के क्यों हो, किसी और वजीर के कहने पर क्यों हो, किसी वजीर आजम के कहने पर क्यों हो? वजीर आजम को क्या जरूरत पड़ी है कि जी बैठ के जवाब दे और उसमें बैठ के अपनी अपनी ऑब्जर्वेशन दे? उसको क्या जरूरत पड़ती है? फिर कोर्ट को दिया क्यों गया था, कोर्ट के पास भेजा क्यों गया है? कोर्टें हैं क्यों? अगर कोर्टें हैं तो फिर उनको उस तरह से आजादी से काम करने दो। अगर इदारा कोई आजाद है तो उसको आजादी से काम करने दो। उसको ये क्यों मजबूर करते हो कि ये कहने बैठ जाए कि जी मेरे पास हुकूमत के इत्तेहादियों के केसेस हैं, अगर मैं चलाऊंगा तो 10 मिनट में हुकूमत गिर जाएगी। ये चेयरमैन नैब यहां तक क्यों पहुंचा? इसके पीछे क्या मुहरकात हैं? इसका जवाब तो आना चाहिए ना। ये कहा क्यों उन्होंने और फिर बताया क्यों नहीं कि किस किस के खिलाफ केसेस हैं और क्यों उसको नहीं परसू कर रहे हैं? क्यों परसू नहीं किया जा रहा? क्या हुकूमत ने उनको रोका हुआ है उनको परसू करने के लिए? हम तो कहते हैं ना, एहतसाब हो तो सबका हो। ठीक है, हमारा भी एहतसाब हो रहा है तो सबका होना चाहिए, चाहे PMLN हो, PTI हो, मुस्लिम लीग हो, कोई और हो, पीपल्स पार्टी हो, कोई और हो। हम जब कहते हैं कि एहतसाब करो तो एहतसाब सबका हो। ये तो नहीं है ना कि जनरल मुशर्रफ जैसे कहा था कि जी हॉरिजॉन्टल भी होगा, वर्टिकल भी होगा, लेकिन हाजिर सर्विस पे नहीं होगा। जनरल मुशर्रफ ने यह कहा था। सही। अब ये क्या बात है कि जी हुकूमत से ताल्लुक रखने वाले लोगों का एहतसाब न हो और दूसरे जो हैं वो गुलाम हैं, उनको बिल्कुल बर्दाश्त करना चाहिए। कितना भी कोई विंडिक्टिव हो तो बस बर्दाश्त करना चाहिए, हमें कुछ बोलना ही नहीं चाहिए। ये तो नहीं हो सकता ना। सही, बिल्कुल ठीक है। राना साहब, ये हुकूमत पर क्यों आज खालिद साहब ने बात की, इल्ज़ाम की बात की है? जी जी, निसार साहब हमारे साथ रहेंगे। राना साहब से मैं सवाल करना चाहूँगा। वो कह रहे हैं जिस चैनल ने ये ऑडियो वीडियो लीक की उसके भी जहांगीर तरीन साहब को उन्होंने कहा कि ताल्लुक है। हुकूमत के हवाले से उन्होंने कहा कि रोल बड़ा शर्मनाक था, नैब के इदारे और चेयरमैन को निशाना बनाया गया। आप हुकूमत पर क्यों ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं? अभी तक तो कुछ चीज़ें सामने भी नहीं आई। आप खुद कह रहे हैं कि पार्लिमानी कमेटी बननी चाहिए, फिर हुकूमत को निशाना क्यों? राना सनाउल्लाह साहब, राना सनाउल्लाह साहब से दोबारा से रब्ता हम करने की कोशिश करते हैं। तो इस वक्त राजा रियाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जी प्रोड्यूसर साहब। जी राजा साहब, हुकूमत के लिए बहरहाल ये बार बार बात हो रही है कि हुकूमत के लोगों का जब से नाम आया कि इंटरव्यू के अंदर भी या उनके खिलाफ केसेस के हवाले से, तब ये कहा जा रहा है कि चेयरमैन नैब को प्रेशराइज किया गया। चेयरमैन नैब ने कहा किसी ब्लैकमेलिंग का हिस्सा नहीं बनूंगा। उन्होंने कहा अगर मैं हुकूमत के लोगों को करता हूं तो हुकूमत गिर सकती है। तो आप पर ये इल्ज़ाम भी बार बार बड़ी जमातों जो अपोजिशन में हैं वो लगा रही हैं कि इसके पीछे वज़ीर आज़म हाउस के कुछ लोग शामिल हैं। तो इस इल्ज़ामात की तरदीद के लिए तो बढ़कर हुकूमत को किसी तफ्तीश, किसी तहकीक के लिए आना चाहिए था। ठीक है भाई, मैं सिर्फ एक मुख्तसर सी बात करता हूं कि अब्दुल अलीम खान जो थे वो सीनियर मिनिस्टर पंजाब थे कि नहीं जी, और उनको पकड़ा गया,
उन्होंने वजारत से इस्तीफा दिया, 6 महीने वो केस फेस करके जेल से बेल पे रहा हुए हैं। अगर कोर्टें आजाद ना होती तो पाकिस्तान की तारीख में आज तक ये नहीं हुआ कि एक आदमी जिसे सजा हो चुकी है उसको सुप्रीम कोर्ट इस बुनियाद पे बेल दे दे कि इनका मेडिकल होना है, इनके चेकअप्स होने हैं और इलाज कराना है, और वो आदमी एक दिन भी इलाज नहीं कराता और 1.5 महीना घर छुट्टियां बना के ऐश करके वापस जेल में आता है, जिसकी पाकिस्तान की तारीख में मिसाल नहीं मिलती। तो हम तो मुकम्मल तौर पे इस चीज पे इत्मीनाद करते हैं कि हर चीज कोर्ट में होनी चाहिए, क्योंकि आजकल मीडिया आजाद है तो हर आदमी के हर हवाले से हर चीज पर कमेंट्स लिए जाते हैं, आपके प्रोग्राम चलते हैं, तो फिर वहाँ पे हर पार्टी के तर्जमान जो होते हैं वो अपनी अपनी राय का इज़हार करते हैं। तो हमने तो कोर्ट को भी आज़ाद किया हुआ है, नैब को भी आज़ाद किया हुआ है। आप ये मुझे बता दें कि अगर अलीम खान जो कि सीनियर मिनिस्टर थे पंजाब के, सबसे बड़े सूबे के सीनियर मिनिस्टर थे, उनको अगर गिरफ्तार किया गया है, हमने तो कोई नहीं शोर मचाया, हमने कहा ठीक है नैब इनको देखे, इनको पकड़ा है, जरूर पकड़े, और उन्होंने केस फेस किया, अपने जो शवाहिद थे वो पेश किए। बहरहाल जो भी हुआ उनकी जमानत हुई तो वो बाहर आए। इसी तरह इनके लोगों की भी जमानतें हो रही हैं, कोर्टों में से हो रही हैं, पीपल्स पार्टी के लोगों की भी जमानतें हो रही हैं, नून लीग के लोगों की भी जमानतें हो रही हैं, किसी जगह किसी की नहीं भी हो रही, किसी जगह हो रही है। तो कोर्टें भी आज़ाद हैं, चेयरमैन नैब भी आज़ाद है, और चेयरमैन नैब की हद तक तो ये जो एक साजिश की गई है ये वक्त आने पे पता चल जाएगा, लेकिन चेयरमैन को साजिश वो ही कर सकता है जिसके केसेस चल रहे हो। तो इस हवाले से तो फिर केसेस तो पीपल्स पार्टी के चल रहे हैं, केसेस तो नून लीग वालों के चल रहे हैं। अब वो कहते हैं जी कि हमने ये नहीं किया, ये हुकूमत कर रही है। मैं नहीं समझता कि हुकूमत को क्या जरूरत है इस तरह का काम करे। हुकूमत का एक अदारा है और हुकूमत उसके खिलाफ। राय साहब अभी यही बात खोड़ो साहब ने ये बात की कि जिस चैनल से ये ऑडियो वीडियो नशर हुई उस चैनल के मालिक खान साहब के एडवाइजर के तौर पर काम करते रहे हैं। ख्वाजा साहब ने ये बात की कि जहांगीर तरीन साहब के उसमें शेयर्स हैं उस चैनल के अंदर। अभी पार्लियामान में भी ये बात हुई। नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि जहांगीर तरीन साहब के शेयर्स हैं, और उस आदमी को जो खान साहब के करीब था उसको फारग कर दिया गया, उस चैनल के जो मालिक हैं, और उस पर खान साहब ने फौरन एक्शन लिया है। और किसी के साथ तल्लक होना, अगर आपके चैनल से कोई बात आउट हो तो मेरे साथ आपका तल्लक हो तो उसमें मैं तो नहीं मुलव्वस होगा ना। आपके अपने सोर्सेज है, आपके अपने जराए हैं, आप अपने तौर पे काम कर रहे हैं, तो ठीक है, आपकी ये बात दुरुस्त है कि वो वज़ीर-ए-आज़म हाउस में थे, लेकिन उनको फारिग कर दिया गया इसी वजह से कि उनके चैनल ने एक ऐसी खबर जारी की है जो कि मैं समझता हूँ कि मुनासिब नहीं थी, इस तरह नहीं होना चाहिए था। सही अफसोसनाक है और हम इसकी मजम्मत करते हैं। अखबार में अखबार में किया जा रहा है। राजा साहब सुने जी भाई, एक मिनट, एक सेकंड जी। देखें, अब अखबार में जो भी लिखकर आया है उसमें यह कहा गया है कि जी खोड़ो साहब, न्यूज़ वन के मालिक को मीडिया तर्जुमानों की मीटिंग में जाने से रोका है। जी, उसको फारिग करने की कहीं खबर नहीं आई। सही नहीं सर, ये खबर उसी दिन रात को आई कि जो तारिक खान साहब हैं, जो उसके न्यूज़ वन के जो हैं मालिक, उनको वो जो एडवाइज़र थे उस एडवाइजरी से उनको हटाया गया, ये मामलात थे। फिर कुछ चीज़ें ये भी सामने आ रही थी कि उनके कुछ केसेस अपने भी उनके जो लोग हैं उनके भी कुछ थे, तो ये भी कुछ ताने बाने जोड़ने की कोशिश है। बहरहाल जो पार्लिमानी कमेटी के हवाले से ख्वाजा आसिफ साहब का वो बात है उसको बनाई जानी चाहिए, उसमें दूध का और पानी का पानी वो क्लियर होना चाहिए। ये बहरहाल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि नैब के अंदर बहुत अहम केसेस हैं, बड़े बड़े जो सियासी लीडर्स हैं उनके हवाले से केसेस हैं और उससे वो डिनाई भी करते रहे। मुझे ब्रेक से जाने से पहले मैं खोड़ो साहब आपसे बात करूँगा, ब्रेक से बाद मैं जानना चाहूंगा आगे, क्योंकि बजट आ रहा है और आगे ईद का मामलात आ रहे हैं। तो आज एक दरख्वास्त भी रद्द हुई है हफीज़ शेख साहब के हवाले से जो दी गई कि जी इन्हें रोका जाए बजट पेश करने से, क्योंकि IMF के नुमाइंदे और ये मुंतखब नुमाइंदे नहीं। बहरहाल इस पे इस वक्त जो महंगाई की सूरत हाल और IMF
टू IMF मुज़ाकरात की भी बहरहाल अब चल गई बात होगी। खोड़ो साहब, आपको क्या लग रहा है 11 जून का जो बजट है वो किस तरह से पाकिस्तान की आवाम के लिए होगा? भाई मोटी मोटी बातें, हम तो गरीब लोग हैं, किसी गांव में रहते हैं या जो कुछ भी रहते हैं, लेकिन आपने रुपए को रातों रात इतना जो डीवैल्यू कर दिया कि 140 या 39 रुपए से 151 और 54 रुपए तक आया, तो आपने अपने ऊपर हजारों अरब रुपए के कर्जे चढ़ा लिए। अब जब कर्जे आपके ऊपर चढ़ गए तो फिर आपको किस्त देने के लिए कितना टैक्सेस ही लेने पड़ेंगे। टैक्सेस नहीं लगाओगे तो पार्टी के हुकूमत की किटी में कुछ आएगा नहीं, किटी में नहीं आएगा तो किस्त नहीं भर सकेंगे। इसलिए ऐसे में कैसे तवक्को कर सकता हूं कि 11 किया वाला जाने वाला बजट टैक्स फ्री बजट होगा। खुद ही हुकूमत कहती है कि हमने जानबूझकर पेट्रोल की कीमतें ज्यादा रखी हैं क्योंकि आलमी मार्केट में तो इतना महंगा नहीं है, लेकिन हमने ज्यादा रख ली है। अगर हम न रखते तो हमारा खसारा बढ़ जाता। अब हुकूमत खुद ऐलान कर रही है कि मैं लोगों का खून चूस रहा हूं, इतना पेट्रोल महंगा नहीं होना चाहिए, लेकिन हमने जानबूझकर महंगा किया है, नहीं तो हमारा खसारा बढ़ जाता। जब ये तवक्को, जब ये माइंड सेट हो, जब अपने ऊपर हजारों अरब रुपए के कर्जे चढ़ गए हों ओवरनाइट, तो किस तरह से वापस करेंगे? IMF का कर्जा तो 3 साल में मिलेगा। 3 साल पता नहीं अब कब से शुरू होंगे और कब खत्म होंगे, कितना मिलेगा और कितना उसके कर्जों की किस्तों में जाएगा। उसमें अवाम को तो कोई रिलीफ नहीं मिलेगा। अवाम को क्या रिलीफ मिलेगा? अवाम को तो रिलीफ क्या देंगे? ये सिर्फ टैक्स लगा के अवाम से बटोर रहे हैं पैसे और उनका खून चूस रहे हैं और उसके ऊपर महंगाई कर रहे हैं। क्योंकि अगर रुपी डीवैल्यू हुआ है और इतना शार्पली डीवैल्यू हुआ है तो आप क्या भी कुछ कर सकें, कीमतें बढ़ी हैं, खाने पीने की चीजें बढ़ी हैं, हर चीज बढ़ी है, जिंदगी महंगी हो गई है। और एक तरफ से जिंदगी महंगी हो गई है गुजारना, दूसरी तरफ से इनकम नहीं है कि आप उसका मुकाबला कर सकें। रोजगार नहीं दिया आपने, तनख्वाहें नहीं बढ़ाई आपने, कोई ज़राअत पेशे को कोई सपोर्ट नहीं की। जहां जहां आपने देखा आपने वहां सब्सिडी विड्रॉ की है, सब्सिडी दी नहीं है। जब सब्सिडी नहीं दोगे तो इन्वेस्टमेंट महंगी हो गई, इन्वेस्टमेंट महंगी हो गई तो रिटर्न कम मिलेंगे, यानी लोग मरेंगे, यानी गरीब मरेगा। गुर्बत तो क्या मरती, गरीब मरेगा। सही। तो बहरहाल एक मुश्किल है अगले आने वाले। मैंने ब्रेक से पहले क्विकली मैं ये जानना चाहूँगा, आप पेट्रोलियम के पार्लिमानी सेक्रेटरी थे राजा रियाज साहब, ये पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें फिर से बढ़ रही हैं दोबारा से 1 जून से, ये सुनने में आ रहा है। पहली बात तो मैंने पेट्रोलियम के पार्लिमानी सेक्रेटरी से इस्तीफा दे दिया। जी मैंने ये कहा कि आप थे, तो मैं वैसे हुकूमती नुमाइंदे के तौर पर थी। जी। तो दूसरा, पेट्रोल जो है वो 1-1.5 महीने के बाद सऊदी अरब ने हमें फ्री देना शुरू कर देना है। उसके बाद मैं नहीं समझता कि इसकी कीमतें बढ़ानी पड़ेगी, बल्कि इसमें आवाम को रिलीफ देना चाहिए। और जो हमारे वजीर खजाना है उन्होंने ये ऐलान किया है कि किसी किस्म का कोई टैक्स नहीं आवाम पे लगाया जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि ये शाम आइन बात है, इसका ऐलान बकायदा हो चुका है वजीर खजाना की तरफ से कि कोई नया टैक्स नहीं लगाया जाएगा। ये अच्छी खबर आप दे रहे हैं, इस पर मजीद भी बात करते हैं। मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, राय साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, निसार खोड़ो साहब भी। नाज़रीन एक ब्रेक लेते हैं, फिर मजीद बात करते हैं जी कुछ मामला के हवाले से। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं जी। आज असम्बली में एक और बड़ा अहम मामला जो गुज़श्ता 2 दिन से बहुत ज़्यादा जिस पे बात हो रही है वो है इस वक्त शुमाली वज़ीरिस्तान के और फाटा के कुछ मामलात के हवाले से, जिसमें कहा गया कि मोहसिन दावड़, अली वज़ीर इन्होंने हमला किया है फौज के एक चेक पोस्ट पर, लेकिन उन्होंने इस बात पर डिनाई किया कि ऐसा कोई मामला नहीं हुए हैं। बहरहाल उस पर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी कल कहा कि मैं कैसे यकीन कर लूँ कि एक मुंतखब नुमाइंदा वो रियासत के एक इदारे की चेक पोस्ट पर इस तरह से हमला कर पाए। बहरहाल जो भी हकीकत है, जो सदाकत है, उसको तहकीकात के बाद सामने आना बहरहाल बड़ा ज़रूरी है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर बहरहाल अहम है, वो ये है कि क्या इस वक्त PTM जो है
वो हकीकी तौर पर नुमाइंदा जमात है तमाम खैबर पख्तूनख्वा के या वहाँ के जो कबायली इलाका जात साबिक़त है, क्या उनकी वाकई वो नुमाइंदा जमात है और क्या वाकई ही ये मामलात हो रहे हैं, या जो उन पर इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं कि वो दरपर्दा बैरूनी ताकतों के हाथों में खेल रहे हैं। ये तमाम तर मामलात हैं जो रियासत के इस वक्त काम हैं, जो कानून और आइन के मुताबिक वो हल होना चाहिए, लेकिन ताकत के इस्तेमाल से शायद मामलात बिगड़ें। इससे बेहतर हुकूमत का फौरी तौर पर अमल है कि इसको क्लियर किया जाए। राजा रियाज अहमद साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। राजा साहब, ये हुकूमत हमेशा से इस तरह के जो मामलात हैं उनको कवर करती है, उनको बेहतर तौर पर हल करने की कोशिश करती है, तो क्या किया जा रहा है हुकूमत की जानिब से इस मामले पर? पहली बात तो ये है जी कि जिसने भी चेक पोस्ट पे हमला किया है वो उसकी मैं शदीद अल्फाज में मजम्मत करता हूँ, और इस तरह के वाक़यात किसी मुब्बे वतन पाकिस्तानी से ऐसी तो नहीं की जा सकती कि हमारे फौज के इदारों पे या हमारे सिक्योरिटी एजेंसीज पे कोई हमला करे, ना इसकी इजाज़त दी जाएगी। मुकम्मल इस पे हुकूमत जो है वो हर चीज़ को देख रही है। जिन लोगों ने हमला किया है चाहे वो जितने भी बाअसर हों वो नहीं बच सकेंगे और उनके सख्त से सख्त एक्शन होगा, क्योंकि ये रियासत का मामला है और रियासत के इदारों पे अगर कोई हमला करेगा तो वो ये उम्मीद ना रखे कि उसे कोई राहत मिलेगी या उसके साथ कोई नरमी बरती जाएगी। रियासत ने अपनी रेट दिखानी है। जिस तरह कानून अपना रास्ता बनाता है इसी तरह रियासत भी अपना रास्ता बनाती है और इस पर सख्त से सख्त एक्शन लिया जाएगा। और आइंदा 1-2 दिनों में आप देख लेंगे कि इसमें मुलव्वस जो भी लोग हैं उनके खिलाफ सख्त एक्शन होगा और इस तरह कानून को हाथ में लेने की किसी को भी इजाजत नहीं दी जाएगी। और जो कानून को हाथ में लेने की कोशिश करेगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन होगा और किसी को माफ नहीं किया जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान एक दुनिया में एक ऐसा मुल्क है जिसके पास उन मुल्कों में से है जिसके पास एटमी तवानाई भी है, जिसके पास एटम बम है, जो उसको बड़ा मुतासर रहना जरूरी है। पूरी दुनिया की निगाहें पाकिस्तान की तरफ है और पाकिस्तान में इस तरह के वाक़यात का अफोर्ड नहीं किए जाएंगे और इनके खिलाफ सख्त एक्शन। बिल्कुल साहब, हमारे साथ रहेंगे। एक और मामले पर भी आपसे बात करनी है। मैं इस पर निसार खोड़ो साहब की खोड़ो साहब, अली वज़ीर साहब और मोहसिन दावर साहब इस वक्त पार्लियामान में मौजूद हैं और पार्लियामान में जो लोग होते हैं शायद वो मेरे जैसे लोग जो हैं या कोई आम आदमी बाकी जो हम हैं उनसे ज़्यादा आइन और कानून का एहतराम उन पर लाजिम होता है। तो अब ये उन पर इल्ज़ाम हो रहा है कि वो उन्होंने इस चेक पोस्ट पर हमला किया और हमले के बाद जो मामलात हैं वो आगे बिगड़ रहे हैं। ताकत का इस्तेमाल हमेशा से ही नुकसानदेह होता है। आप समझते हैं इस मामले पे भी अब पार्लियामान को मिलकर किसी हल की जानिब आगे बढ़ना चाहिए? जी, हमें तो पता ये चला, अखबार में आया कि जी अली वजीर साहब गिरफ्तार हो गए हैं। आप भी बताएंगे कि अगर नहीं हुए तो फिर ये पार्लियामानी कमेटी के पास जाना चाहिए या जिसके पास भी जाना चाहिए। तय है ये ठीक है कि स्टेट के इदारों पर कोई हमला करेगा, कानून को हाथ में लेगा तो उस पर एक्शन हो जाएगा जी, ये अपनी जगह पे सही। लेकिन पहले सेहत का पता तो चले, वाह ये कहाँ था चेक पोस्ट, ये कहाँ से गए, कुछ बताए तो सही ना, कोई इंसान बताए तो सही कि भाई हुआ क्या है, बैकग्राउंड है, कोई हमला हुआ भी है कि नहीं हुआ है, क्या हुआ है, हमें तो कुछ नहीं पता। सही। जो अभी तक की रिपोर्ट्स हैं खोड़ा साहब वो तो ये हैं कि एक शख्स की गिरफ्तारी हुई थी, वहाँ पर चेक पोस्ट पर उन्हें जब चेक किया गया और उसके बाद उनको छुड़वाने के लिए जो अली वज़ीर साहब हैं वो अपने साथियों के हमरा जो है वो उन्होंने वहाँ पर वो अटैक किया, उनको छुड़वाने का मामला हुआ। उसी दौरान जो है वो कहा गया कि एक जवान की भी शहादत हुई है, 3 जो दूसरे लोग हैं वो भी हमलावर जो थे उनकी भी मौत वाक़ई हुई है। तो ये सारा अमल था और उसके बाद ये सारा मामला आगे बढ़ा है। अब ये आप कह रहे हैं सर, मैं अब किस पे क्या करूं, मैं अभी क्या स्टेट को क्या कहूं कि भाई वो वजाहत करें, थोड़ी सी डिटेल में आनी चाहिए बात, बिल्कुल डिटेल में आनी। भाई ये तो तय है कि इन लोगों ने तालिबान का मुकाबला किया, जी हाँ अपनी आवाज जरूर उठाते हैं,
और उसमें उनकी कोई दादरसी होती है नहीं होती है तो ये एक इशू है। सही, क्योंकि पाकिस्तान तो बहुत बड़े हैं ना, क्या जनरल मुशर्रफ का दौर याद आ जाता है कि जब उसने बाकायदा कह दिया था कि बुख्ती साहब तुम्हें पता नहीं चलेगा कहां से गोली आई। सही, ठीक, बहरहाल ठीक हो गया। ये आप देख रहे हैं कि अब इसको अगर उनकी गिरफ्तारी हुई है कानून और आइन के मुताबिक जो है वो तमाम तर अमल उसको हल होना चाहिए। बहुत शुक्रिया निसार खोड़ो साहब हमारे साथ मौजूद थे। राजा रियाज साहब, मैं आपसे सवाल एक है वो ये अब हुकूमत की वजारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने ऐलान किया है कि ईद जो है वो 5 कोरी को 4 को चांद नज़र आ रहा है, तो क्या अब रोयत हिलाल कमेटी आपकी हुकूमत ख़त्म करने जा रही है? जी, मैं समझता हूँ कि ये जो फवाद चौधरी साहब ने ऐलान किया है ये बहुत गलत काम किया है, क्योंकि उन्हें ये चीज़ कैबिनेट से मंजूर करवानी चाहिए थी। उन्होंने इसको कैबिनेट से मंजूर नहीं करवाया और खुद ही टीवी पे आके ऐलान कर दिया है और अभी फिर कैबिनेट में लेके जा रहे हैं। जब उन्होंने ऐलान ही कर दिया है तो फिर अब कैबिनेट में लेके जाने का क्या फायदा? ये तो मजाक किया जा रहा है और मैं समझता हूँ ये बहुत गलत काम हुआ है। और एक बकायदा मुसलमानों का पूरा तबका है जिसको इसका बड़ा शदीद अफसोस है, दुख में है वो लोग, और वो इस पे काफ़ी आप अगले 1-2 दिनों में देखेंगे कि काफ़ी इस पर हुकूमत जो है उसके बारे में सवाल उठाएंगे। और फवाद चौधरी साहब ने कैबिनेट की मंजूरी के बगैर ये जो ऐलान किया, मैं समझता हूँ ये उन्होंने बहुत गलत किया है और इसकी वजह से तरीके इंसाफ की हुकूमत को मजीद मुश्किलात बढ़ेंगी। सही, ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया राजा रियाज साहब, आप खुद से ऐलान कर दिया। बहरहाल एक तरीकाकार है, काबीना में लाया जाता, वहाँ बताया जाता, वहाँ मंजूरी होती है और उसके बाद ही ये ऐलान होता। बहरहाल फवाद चौधरी साहब ने ये ऐलान कर दिया। आप देख रहे हैं कि हुकूमत और काबीना इस पर क्या फैसला करेगी। आगे बढ़ेंगे, टेक्नोलॉजी की बात हो रही है तो एक जानिब टेक्नोलॉजी ने वो काम किया है कि पाकिस्तान पहला मुल्क बन गया है जो वीडियो लिंक के जरिए अदालती कार्रवाई कर रहा है। और आज ये खबर है कि मुल्क की तारीख में पहली मरतबा सुप्रीम कोर्ट में वीडियो लिंक के जरिए मुकदमात की समाअत हुई। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर अमानुल्लाह कुमरानी साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद होंगे, सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, उनसे बात करेंगे। जी, सुप्रीम कोर्ट ने ई कोर्ट सिस्टम रखने वाली दुनिया की पहली अदालत उज़्मा का एजाज़ अपने नाम कर लिया। सुप्रीम कोर्ट में ई कोर्ट सिस्टम से बाज़ाब्ता मुकदमात की समाअत का आगाज़ हो गया। पाकिस्तान की अदालत उज़्मा ई कोर्ट सिस्टम रखने वाली दुनिया की पहली सुप्रीम कोर्ट बन गई। चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने कहा कि आज अदालती तारीख में सस्ते और फौरी इंसाफ की आईनी जिम्मेदारी की जानिब अहम कदम उठा रहे हैं। दुनिया की किसी सुप्रीम कोर्ट में ई कोर्ट सिस्टम मौजूद नहीं। ई कोर्ट सिस्टम से साइलिन के वक्त और पैसे की बचत होगी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने IT कमेटी के इंचार्ज जस्टिस मुशीर आलम और जस्टिस मंसूर अली शाह को मुबारकबाद दी और चेयरमैन नादरा और DG की काविशों को भी सराहा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान का कहना था कि ई कोर्ट को पूरे पाकिस्तान तक फैलाएंगे और अगले मरहले में कोयटा रजिस्ट्री में ई कोर्ट सिस्टम शुरू करेंगे। पहले केस में सुप्रीम कोर्ट इस्लामाबाद से कराची रजिस्ट्री में वीडियो लिंक के जरिए कत्ल केस के मुल्जिम नूर मोहम्मद की जमानत कबल अज गिरफ्तारी की दरख्वास्त मंजूर कर ली। दूसरे केस में सुप्रीम कोर्ट ने इक़दाम कत्ल के 2 मुल्जिमान की जमानत कबल अज गिरफ्तारी की दरख्वास्तें खारिज की तो सिंध पुलिस ने दोनों मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। बहुत ही अच्छा इक़दाम और जिसकी मुबारकबाद पूरे पाकिस्तान के लोगों के लिए, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का इक़दाम और इस पे आज मुबारकबाद भी दी गई जैसे मुशीर आलम साहब को और जैसे मंसूर अली शाह साहब को भी, क्योंकि उनके बड़ा इसमें काविश थी। कुमरानी साहब, आपको भी मुबारकबाद देते हैं क्योंकि आप भी सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर हैं, एक बड़ा हिस्सा हैं आप बार के, क्योंकि सारे अमल के अंदर क्या फ़वायद होंगे कुमरानी साहब इस सारे अमल के बाद? खैर मुबारक भी, एक मुबारकबाद के मुस्तक पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम है और ये उस लीडरशिप को मुबारकबाद जो पाकिस्तान के जुडिशल सिस्टम की क़यादत करें जनाब सरदार आसिफ सईद खोसा साहब, जिसके विजन ने बहुत मुख्तसर मुद्दत में 3 महीने 4 महीने के अंदर जो है उन्होंने अपने विजन के तहत जो ऐलान अपने रेफरेंस में उसने किया था कि मैं पाकिस्तान के अदालती तारीख में नई तारीख रकम करूँगा। वाक़ईतन आज अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान दुनिया की तारीख में बुलंद मकाम हासिल कर चुका है
कि आज इससे मैं खुद कराची के रजिस्ट्री में मौजूद था और पहले के जिसका फैसला हुआ उस मुकदमे में मौजूद था, और मैं देख रहा था जो 3 जो गरीब आदमी जो कब्ल गिरफ्तारी के लिए आए थे, अगर आज यहाँ वो न होते यकीनन उनको इस्लामाबाद जाना पड़ता और 3 आदमी वहाँ पहुँचते 2 दिन उनको लगते, फिर उनके वकला साहबान वहाँ पहुँचते, उनके खर्चे अखराजात होते। मैं समझता हूँ खर्चे अखराजात के वक्त के साथ साथ वक्त की जो बचत है, जो वक्त कीमती चीज़ है वो बच जाता है। एक वकील सफ़र करता है, एक दिन अगले दिन केस अपना पेश करता है, तीसरे दिन वापस आता है, खासतौर कोयटा और कराची के। उनके 3 दिन का काम जो अपने लोकल स्टेशन पे कर सकता है वो भी उसका बच गया, जो यहाँ पर कोर्ट के असिस्टेंस कर सकता है वो उसका बच गया, और जो पैसे की बचत है, जो गरीब की तकलीफ है, मुश्किलात है, डोर स्टेप पे ये तारीख का पहला कदम है। अल्लाह ताला हमारे अदलिया को, हमारे चीफ जस्टिस साहब को और जज साहबान जिन्होंने इसमें काम किया, जिसमें मुंशी आलम साहब, जिसमें मंसूर शाह साहब और दीगर जितने स्टाफ है, सब ने जो मेहनत की है, और नादरा ने, हम सबको मुबारकबाद देते हैं बार की तरफ से, अवाम की तरफ से। और मैं लिटिगेंट से, वकला से मिला हूँ खुद कराची में, वो बहुत ही खुश थे और इस किस्म की खुशी मैंने कब देखी। बिल्कुल, ये बड़ा एक अच्छा इकदाम और नहीं बल्कि पूरी दुनिया की अदालती तारीख में ये एक अनोखा मामला हुआ, जिससे जहां पैसे की बचत हो रही है वहां वक्त की भी बचत हो रही है और इंसाफ भी जो है वो स्पीडी होगा। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे अमानुल्लाह कुमरानी साहब, सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन। आगे बढ़ेंगे। आज शहादत हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम के हवाले से पूरे मुल्क में जुलूस निकाले जा रहे हैं। लाहौर की सूरत हाल जानेंगे। जाबिर वक्कास हमारे साथ मौजूद हैं। जाबिर, जुलूस कहाँ तक पहुँचा है और सिक्योरिटी कैसी है? जी बिल्कुल, हज़रत अली की शहादत के ऊपर जो जुलूस, मरकज़ी जुलूस निकाला गया था निसार हवेली से, वो इस वक्त अपने मरकज़ी रास्तों से होता हुआ जो है वो बाटी गेट की तरफ रवाना है। इस वक्त जो जुलूस की लोकेशन है वो टकसाली गेट से जो है वो पानी वाले तालाब की तरफ है, और जुलूस जो है वो अपने मुकर्ररा जो रास्ते हैं उनके ऊपर गामजन है। और ये मगरिब से कुछ देर पहले यहाँ पर बाटी गेट और फिर सामने ही मौजूद गामे शाह पहुँचेगा। इस वक्त जो सिक्योरिटी की अगर बात करें तो सिक्योरिटी इंतहाई सख्त रखी गई है। यहाँ पर 3 से 4 जो है वो जगह पर चेकिंग की जा रही है, जामा तलाशी ली जा रही है, मेटल डिटेक्टर्स चेक किया जा रहा है। मेरे पीछे अगर मेरे कैमरामैन आपको दिखा सकें तो रेंजर्स भी यहाँ पर मौजूद हैं, पंजाब पुलिस के लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं, जो कि यहाँ के जो मुस्तफ़ी गार्ड्स हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, जबकि अज़ादारों की बड़ी तादाद जो है वो यहाँ पर मौजूद है। अगर मेरे कैमरामैन आपको दिखाएं तो जो अज़ादार आ रहे हैं जो जुलूस में शामिल होने के लिए बाटी गेट के रास्ते से, उनको यहाँ पर तलाशी लेने के बाद ही यहाँ से दाखिल होने दिया जा रहा है। और एक बड़ी तादाद जो है वो इस वक्त भी जो है वो जुलूस के मरकज़ी जो रास्ता है उसकी तरफ जाने के लिए यहाँ पर मौजूद है। और यहाँ से जो है वो ये इस वक्त जितने भी जुलूस में शामिल होने वाले शुरोका हैं वो यहाँ पर तलाशी दे रहे हैं। उसके बाद से इनको जो है वो जुलूस में दाखिल होने दिया जा रहा है। और जब 5 से 6 बजे के बीच में ये जुलूस जो है वो अपने मुकर्रर रास्तों से होते हुए बाटी गेट पहुँचेगा। मुकर्रर रास्तों से होता हुआ ये जुलूस जो है वो करबला गामे शाह पर जाकर इख्तिताम पज़ीर होगा। बहुत शुक्रिया जाबिर वक्कास साहब का। प्रोग्राम से मुदस्सर इकबाल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।